हाँ जी, जरा अपना परिचय दें, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम आलोक है और मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से आया हूँ। जिस तरह से इस मोदी सरकार ने टकराव की स्थिति पैदा की है और अपनी ज़िद के चलते इस आंदोलन को वो यहाँ तक पहुँचा दी है और इसके बाद भी वो अपने पूंजीपति आकाओं अडानी और अंबानी के इशारे पर ही काम कर रही है और अभी भी किसान आंदोलन के सामने ऐसे विकल्प रख रही है जो कि किसान आंदोलन मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम 1.5 साल के लिए कानून को वापस ले रहे हैं, फिर देखेंगे। ऐसे कोई भी लॉलीपॉप को किसान आंदोलन नहीं लेने वाला है। और सवाल ये है कि आज ये 2020 और 21 में जो टकराव हो रहा है, इस टकराव की पृष्ठभूमि उन नीतियों में छिपी हुई है जिन नीतियों में पुरानी सरकारें भाजपा की और कांग्रेस की चलती रही हैं और उन नीतियों के दुष्परिणाम अब खुल करके सब तरफ सामने आ रहे हैं। जो नई आर्थिक नीतियों को 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने लागू किया था इस देश में और नई आर्थिक नीतियों का नाम दिया था, जिसमें निजीकरण, बाजारीकरण और वैश्वीकरण की बात कर रहे थे वो लोग, तब भी जो तमाम ऐसे जागरूक किसान संगठन थे जो जानते थे कि आगे जा कर के इनका क्या परिणाम निकलेगा और इससे हमारे देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश का औद्योगिक व्यवस्था है, उद्योग धंधे हैं, वो कैसे तबाह होंगे और किसान और मजदूर कैसे तबाह होंगे, ये सारी बातें जो जागरूक किसान संगठन थे वो तब से विरोध कर रहे थे। कांग्रेस की सरकारें जब आती हैं तो वो तेजी से उनका नीतियों को लागू करती हैं, लेकिन जब भाजपा की सरकारें आती हैं तो वो उससे कई गुना ज़्यादा तेजी से इन आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं। ये फर्स्ट जनरेशन बीजेपी गवर्नमेंट जो अटल बिहारी की थी, पहले 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, फिर एक पूरा कार्यकाल, और उसमें उन्होंने जिन आर्थिक नीतियों को चालू किया था उन नीतियों के चलते आंध्र प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के विदर्भ के अंदर इन इलाकों में हजारों हजार किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। और ये 10 साल की नीतियां, जो नई आर्थिक नीतियां थी, उसके दुष्परिणाम थे। और खास करके जब भाजपा ने बहुत तेजी से, कांग्रेस से भी ज़्यादा तेजी के साथ उसने अपने इस नौ उदारवादी आर्थिक नीतियों के एजेंडे को लागू किया। एक तरफ उसने खेती और उद्योग धंधों को चौपट करना चालू किया, दूसरी तरफ उसने अपने सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करना किया, जो समाज को उसने बंटवारा करना चालू किया। अब इस समय फिर कांग्रेस की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद फिर एक सेकेंड जनरेशन बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, जो उससे भी खतरनाक है। अटल बिहारी की गवर्नमेंट से ज़्यादा खतरनाक ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये पूरी बेशर्मी के साथ पूरा का पूरा कारपोरेट दुनिया के सामने ये नतमस्तक होकर के झुक करके खड़ी है। और ये इतनी बेशर्मी के साथ पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं कि जियो सिम के लॉन्च होने पर उसके फंक्शन में जा रहे हैं। अडानी के प्लेन में चलते हुए हमारा प्रधानमंत्री दिख रहा है। ये जितने इस देश के अंदर से पैसे लेकर भागे हुए गुजरात के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हैं, ये विजय माल्या हैं, ये सब भाजपा के नेताओं के साथ मिली भगत करके भागने वाले लोग हैं और उनके साथ उनके कनेक्शंस हैं। लेकिन इन सब के बाद ये भी मोदी सरकार वही एजेंडा की एक तरफ नई आर्थिक नीतियों को तेजी से लागू करना है और दूसरी तरफ इन नीतियों को हम तभी तक लागू कर सकते हैं जब तक समाज का हम बंटवारा करके रखेंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और वो सांप्रदायिक फांसीवादी एजेंडा पर चल के, ताकि हमारी आर्थिक नीतियों का लागू करने से ये बटा हुआ देश हमको रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस बार किसानों ने मोर्चाबंदी कर ली है और किसानों ने अपने इस आंदोलन से, जब से इन्होंने संसद में ध्वनि मत से पारित करा लिया, वोट कराने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बाद भी इन्होंने वोटिंग नहीं कराई
और ध्वनि मत से पारित कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करी, संविधान की हत्या करी, संसदीय परंपराओं की हत्या करी और जिस तरह से फांसीवादी गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई है सरकार में रह करके, उसके चलते जब इन्होंने उन विधेयकों को कानून बनवा दिया, उसी के बाद से ये आग सुलग चुकी थी और वो आग जो जली है अब आकर के निर्णायक मोड़ पर है। और इस बार किसानों ने यह तय कर लिया है कि लड़ाई आर पार की है। या तो हम यहाँ पर सर पर कफन बांध कर आए हैं तो यहाँ पर शहादत देंगे, और या फिर हम विजय लेकर के जाएंगे और इस मोदी सरकार को धूल चटा के जाएंगे। तीनों कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। एमएसपी गारंटी का कानून आपको बनाना पड़ेगा, बिजली संशोधन विधेयक 2020 आपको वापस लेना पड़ेगा, और इसके साथ भी और भी जो आगे की लड़ाइयाँ होंगी वो किसान ने, इस देश के किसान ने देख लिया कि हमको सांप्रदायिक बंटवारे पर जो ये समाज को बांटने का काम करती हैं, जो नफरत जहर बोने का काम करती हैं धर्म के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर, उस पर किसानों को अब की नहीं बंटना है। उसने अपने आंदोलन से सीखा है, अपने संघर्ष से सीखा है कि हमको हमारी एकता ही इनको झुका सकेगी, तभी हमारा खेत खलियान बचेगा और तभी हमारे मजदूर भाइयों के फैक्ट्री और उद्योग धंधे बचेंगे। इसलिए इस बार किसान मजदूर एकता का नारा गूंज रहा है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कि किसान और मजदूर मिलकर इसको लड़ाई लड़ेगा। इसके साथ महिला किसान दिवस भी आयोजित किया जा रहा है कि महिलाएं भी लड़ेंगी, और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में यह आंदोलन के जो हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं वो भी तय करेंगे कि इन किसानों के बेटे जो छात्र हैं वो भी छात्र दिवस मनाएंगे, नौजवान हैं नौजवान दिवस मनाएंगे। ऐसे तमाम वो करेंगे, जो भी उनके नेतृत्व का आदेश होगा तय करेंगे, उनको हम लोग ईमानदारी से लागू करेंगे। लेकिन ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। किसान एक इंच भी टस से मस नहीं होगा। मोदी सरकार, तुमको यहाँ से जाना होगा। किसानों ने सर पर कफन बांध लिया है, चाहे आप मोदी जी कुछ भी करो, आपके हम किसी भी बहकावे में या आप सब्ज बाग दिखाओगे तो उसमें फंसेंगे नहीं, और हम अपने हक और अधिकार लेकर जाएंगे, अपने खेत खलिहान की सुरक्षा लेकर के जाएंगे, और उसके बाद ही किसी जगह से मोर्चाबंदी हटेगी। तो जब तक आप संसद पे आप सरकार में हैं, मिनिस्ट्री किसी भी कानून को 1.5 साल तक रद्द नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। संसद का बना हुआ कानून संसद में ही आपको उसको रद्द करवाना पड़ेगा। इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाइए, उनमें इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए और एमएसपी गारंटी का कानून बनाइए। बिजली संशोधन विधेयक है अभी वो 2020, वो अभी विधेयक बिल की शक्ल में है, तो उस विधेयक को आप वापस लीजिए कि आप इस पर भी जो है तो आगे बढ़कर कानून नहीं बनाएंगे। इन मांगों के अलावा किसानों का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, वो लड़ेगा या तो मरेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मोदी सरकार को झुकना होगा, झुकेगा, और झुका करके ही किसान यहाँ से मैदान छोड़ेगा, मोर्चाबंदी छोड़ेगा।